नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके एस्टेट, सीटेट और सीईटी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसा कि आपको पता है हाल ही में जो है जल्द ही सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है और एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चाहे आपका सीटेट है तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो का आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाला कोना दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं या बाबर ने? तो आराम बाग जो है किन के द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। बाबर जो है इनके द्वारा इसको बनाया गया था। और कब बनाया था? तो 1528 ईस्वी में आगरा में इसका जो निर्माण है ये करवाया गया था। प्रारंभ में बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में बाबर ने शव को अफगानिस्तान में अर्थात काबुल जहाँ वहाँ पर दफनाया गया था। और आराम बाग एक फारसी उद्यान है जिसका अर्थ आराम का बाग होता है। अगला क्वेश्चन है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत इनमें से किन के द्वारा की गई थी? जी.के. गोखले, लाला लाजपत राय, बी.जी. तिलक या गांधी जी के द्वारा? और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन सी, बी.जी. तिलक के द्वारा। तो 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक, ये बी.जी. जो है बाल गंगाधर तिलक इनके द्वारा की गई थी। और भारतीय होम रूल आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन से अभिप्रेरित था। और यह आंदोलन भारत में लगभग 1916 से 1918 के बीच लगभग 2 वर्ष तक चला था। और 1921 में से ऑल इंडिया होम रूल आंदोलन ने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर लिया था। नेक्स्ट आएगा हमारे यहाँ पर, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर की 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण हमें प्राप्त होता है? जलहन, बिलहन, कलहन या महर्षि कालिदास? तो ये लेखक है जिससे कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, कलहन। और कलहन जैन के द्वारा राज तरंगिणी जो पुस्तक है ये लिखी गई है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन दिखाया गया है। और संस्कृत में लिखी इस पुस्तक के महत्वपूर्ण एक पुस्तक है। और इस पुस्तक में उस समय के कश्मीर के वंशों, लोहार वंश, कारकोट वंश, इनके विषय में वर्णन जो इसमें बताया गया है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर अर्थात द्वितीय शाही की उपाधि धारण की थी? सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश ने? तो ये दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर द्वितीय। तो यहाँ पर इस शाही की उपाधि दान की गई थी और ये थे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली के खिलजी वंश के शासक थे ये, एग्जाम में इनका वंश भी आ जाता है। तो खिलजी वंश के थे ये और अलाउद्दीन खिलजी। समय भी इनका आ जाता है तो 1296 से 1316 ये इनका समय है। तो सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि इनको दी गई थी। और अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव भी रखी थी। इसने इनके द्वारा घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया रखने की जो प्रथा थी वो भी शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर ये जो कोट करना है, मिलान करना है, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एम.जी. रानाडे। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो ये डी है, 3, 1, 4 और 2। तो यहाँ पर जो राजा राम मोहन राय है इनका जो यहाँ पर मिलान में जो ये इनका रहेगा ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। सन भी आ जाता है तो 1828 ईस्वी में। और जो स्वामी विवेकानंद है इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1897 ईस्वी में। इनका भी सन एग्जाम में आ जाता है। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इनके द्वारा आर्य समाज जो है आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। और जो एम.जी. रानाडे हैं इनके द्वारा प्रार्थना समाज, केशव चंद्र
जो है इनके सहयोग से M.G. रानड़े, आत्मारंग पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कब की थी? 1867 में। तो ये सन भी आपकी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे यहाँ पर मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है? एनी बेसेंट, मैडम भिकाजी कामा, कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेकर को। तो मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, और यहाँ पर जो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, ये रहेगा मैडम भिकाजी कामा। इनका जो जन्म है ये बम्बई में हुआ था सितंबर 1861 में, और इन्होंने पेरिस में पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, और वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सुदर्शन झील जो इससे रहेगा, और इनका जो निर्माण है किस शासक के काल में हुआ था? अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त के समय में। और इसमें जो हमारा रहेगा ये है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त के समय में। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है ये मौर्य साम्राज्य है, तो ये भी इनका भी ये आ सकता है किस वंश से थे? तो मौर्य वंश से थे, मौर्य साम्राज्य से। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गिरनार के उपशासक पुष्यगुप्त वैश्य से ये करवाया था। बाद में अशोक ने इसका पुनः उद्धार करवाया था। तो चंद्रगुप्त यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, नरवर्धन या आदित्यवर्धन। तो पुष्यभूति राजवंश की वंशावली, और ये होती है नरवर्धन के नाम से। तो पुष्यभूति राजवंश की वंशावली वंश के शासक नरवर्धन से प्रारंभ होती है। सोनीपत हरियाणा में जो है, और नालंदा जो बिहार में है से प्राप्त अभिलेख से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, और इस वंश का वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था, और उनके द्वारा परम भट्टारक व महाराज अधिराज की उपाधि दान की गई थी। और हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को हुण केसरी भी कहा गया है। नेक्स्ट जगह अधोलिखित में कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? जोरोवे संस्कृति, कायता, आहार या मालवा संस्कृति। और इसमें है ये ऑप्शन सी हमारा आहार संस्कृति। तो भारत की ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति में आहार संस्कृति, जिसका संबंध माना गया है 2100 से 1800 ईस्वी पूर्व, सबसे प्राचीन ग्रामीण संस्कृति है। आहार संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के आहार, बालापस, गुलुंड ये स्थल आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। 20 राजतंत्र शासन में, 2 शासन तंत्रों में, 10 राजतंत्र या 16 महाजनपद व गणराज्यों में। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत, और ये था ऑप्शन डी 16 महाजनपद और गणराज्य में। और ये जो 16 जो महाजनपद है इनकी जानकारी जो बौद्ध ग्रंथ है अगंतुर निकाय इससे हमें मिलती है। और ये जो महाजनपद हैं इसमें अंग, मगध, काशी, वत्स, अस्मक, कंभोज, कुरु, मत्स्य, मल्ल, शूरसेन, पंचाल, चेदी, गांधार, वज्जी, कौशल, अवंती ये आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रदन अभिकर्ता बालू का स्तूप बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पवन, भूमिगत जल, हिमनदी या फिर नदी। और यह है ऑप्शन 1 हमारा। तो अप्रदन जो है पवन है। तो पवन के द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में बालू का स्तूपों या बालू टिब्बा के निर्माण में अप्रदन अभिकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेज हवा के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े बालू टिब्बों का निर्माण होता जाता है, और कुछ ही समय में अपना रास्ता भी बदल लेते हैं। इसलिए ज़्यादा रेगिस्तान जो होता है उसमें रास्ता व्यक्ति जल्दी भटक जाता है, क्योंकि वे रास्ते बदलते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ताप, समताप, मध्य या क्षोभ मंडल। सबसे नीचे जो होती है जिसमें ये वर्षा जो होती है, बादल चमकना, ये सारे जो है काम क्षोभ मंडल जो है इसमें होते हैं। और सबसे नीचे की परत है, और इसकी जो ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। तो ध्रुव पर 8 और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है।
जितने भी ये बादल, आंधी, वर्षा, ये सभी की सभी इसमें होती हैं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल जो जिसमें ये हवाई जहाज वगैरह चलते हैं, तो इस समताप मंडल में चलते हैं। और जो आयन मंडल है, इसमें जितने भी उपग्रह वगैरह होते हैं ये होते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पूर्ववर्ती नदी इसमें कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा या फिर सतलुज। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी सतलुज। तो सतलुज नदी क्या है? एक पूर्ववर्ती नदी है। और एक पूर्ववर्ती नदी वह होती है जिसका प्रवाह अंतर्निहित पर्वत स्थलाकृति में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल प्रवाह को बनाए रखती है। कई हिमालय नदियाँ पूर्ववर्ती उत्पत्ति के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोसी। ये अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, पृथ्वी की बाह्य परत को कहा जाता है? परपटी या फिर क्रस्ट, क्षोभमंडल, जलमंडल या फिर स्थलमंडल। तो बाह्य परत जो है इसको क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है ऑप्शन डी यहाँ पर स्थलमंडल। तो पृथ्वी का जो संपूर्ण बाह्य परत जो है, जिस पर महाद्वीप एक और ये जो महासागर है स्थित है, ये स्थलमंडल कहलाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सी गर्म जल की धारा है? क्यूरोसिया, लैब्राडोर, कनारी या क्यूराइल धारा। तो यहाँ पर गर्म जल की धारा कौन सी है? और ये रहेगा ऑप्शन एक क्यूरोसिया की धारा। तो निम्न अक्षांश में उष्ण कटिबंधों से उच्च शीत उष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? सड़क, रेल, जल या वायु परिवहन। और यह है जल परिवहन। नेक्स्ट है यहाँ पर, गोदावरी नदी निकलती है अमरकंटक, बैतूल, नासिक या महाबलेश्वर से। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी है नासिक से। और त्र्यंबक गांव जो है इसकी पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र में है नासिक। और लंबाई जो इसकी है 1465 है, 1465 किलोमीटर। और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य लाल, भूमध्य या भूमध्य अरब सागर को। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? और ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। और 1858 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। और यह जो नहर है 168 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी है। और इस नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग ये खुल गया है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियाँ हैं? बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। और इसमें जो हमारे यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन डी, केवल बी जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। तो ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श परिस्थितियाँ शांत व स्थिर वायु होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ आकाश, लंबी रातों का होना भी ताप व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक है। शांत व स्थिर वायु से निचले स्तर पर कोई ऊर्ध्व अर्धर मिश्रण नहीं होता, जो ताप व्युत्क्रमण के लिए एक आदर्श परिस्थितियों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर जो इसमें ये ऑप्शन डी या केवल बी जो है इसमें सही आंसर को माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मेघालय का जो पठार है ये विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार, अरावली, हिमालय या तिब्बत का पठार। और इसमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन एक है प्रायद्वीपीय पठार। तो मेघालय का जो पठार है वास्तव में मुख्य भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है। और मेघालय जो पठार इसमें कार्बी आंगलोंग पठार और मेघालय पठार दो अलग अलग पठार हैं। और ऐसा माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्वी संचालन से उत्पन्न बल के कारण राजमहल, पहाड़ियाँ और कार्बी ये मेघालय पठार के बीच एक बहुत गैप इनके कारण पैदा हो गया था। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार आपने याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव, के.एम. मुंशी, के. सुब्बाराव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा का यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार है और ये थे ऑप्शन एक में डॉक्टर बी.एन. राव। और डॉक्टर ये जो बी.एन. राव जो है कि ये भारतीय सिविल सेवक, न्यायविद, राजनीतिक और राजनेता भी थे, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये वर्ष 1950 से 52 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें
ऑप्शन 1 जो हमारा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति इनमें से कौन सी है? प्राक्कलन, कार्य मंत्रणा, लोकलेखा या सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो यहाँ पर समिति इसमें मानी गई है और ये प्राक्कलन जो समिति है इसको माना गया है। और इस समिति में लगभग 30 सदस्य होते हैं और इस समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। और इस सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 1 वर्ष का होता है। और इस समिति का जो अध्यक्ष है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए और प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, इसकी रिपोर्ट ये तैयार करती है। तो संसद की सबसे बड़ी समिति यहाँ पर प्राक्कलन जो समिति है इसको माना गया है। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1979, 78, 77 या 1976 में। और यह जोड़े गए थे वर्ष 1976 में। तो ये जो सरदार स्वर्ण सिंह जो थी इनकी समिति की अनुशंसा पर संविधान का जो 42वां संशोधन जो था, इस संशोधन की अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे और इसे पूर्व सोवियत गणराज्य के संविधान से लिया गया है। तो इसे जाए सोवियत गणराज्य का जो संविधान है वहाँ से लिया गया है और संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत इसे रखा गया है। तो भाग 4 का में अनुच्छेद 51 के तहत इसे रखा गया है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1987, 1968 या 1972 में। तो सर्वप्रथम पंचायती राज का जो गठन है ये हुआ था वर्ष 1959 में। और भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले से इसे प्रारंभ किया गया था। 73वां जो संविधान संशोधन है 1992, इसके द्वारा संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 क से अणा तक अनुसूचित 11 का प्रावधान है। तो 1959 जो इसमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था राजस्थान के नागौर से। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें जो संशोधन है इसमें सम्मिलित है? तो 73वां संशोधन बताना है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम या नगर निगम से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन। और यहाँ पर जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है हमारा, ये ए, बी और सी। तो ये जो 73वां जो संशोधन था 1993, इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय आधार पर लागू किया गया था, जिसमें जिले की पंचायत, क्षेत्र की पंचायतें और ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और इसका जो कार्यकाल है ये 5 साल का रखा गया था। तो इस समय जो पंचायत जो है इसका कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है, ये ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है? स्थानीय निकाय, राज्य तथा केंद्र को या फिर राज्य को। तो भारतीय संविधान के अनुसार किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और ये की गई है केंद्र को। तो भारतीय संविधान में जिन शक्तियों का उल्लेख संघ, राज्य व समर्थ सूची में नहीं है उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहा गया है। और अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रारूप है भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा G7 शिखर सम्मेलन में होने के लिए वर्ष 2019 किस देश पर यात्रा पर ये गए थे? तो ये 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन बी ये रहेगा। उस समय जब फ्रांस पर गए थे, फ्रांस में। वर्तमान में जाए इसका आंसर ये अब बदल चुका है। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है कितनी होती है? 34, 33, 31 या फिर 30। और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 हमारा 34। तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है इसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। और उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय का जो गठन है इस संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर लोक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? वो दिसंबर 2015, नवंबर, दिसंबर 2014 या नवंबर 2014 में। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी है, नवंबर 2014 में।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1985 अंतर्निहित है 12वीं अनुसूची, 11वीं, 10वीं या 9वीं अनुसूची में। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व विटामिन व खनिज लवण, प्रोटीन, वसा या फिर कार्बोज। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन एक ये विटामिन व खनिज लवण। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सेकना, तलना, भूनना या फिर उबालना। और यहाँ पर अच्छी विधि जो इनमें मानी गई है ये उबालने को माना गया है, क्योंकि इससे जो पोषक तत्व है वो खत्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होते हैं? न्यूक्लियर अम्ल के पाचन में, वसा के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में या फिर प्रोटीन के पाचन में। और इसमें जो हमारा रहेगा ये है ऑप्शन डी वाला प्रोटीन के पाचन में। और ये जो ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशय रस में पाए जाने वाला एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पचने में सहायक होता है। यह प्रोटीन तथा पेप्टोन को डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स में बदल देता है, इसके कारण प्रोटीन मनुष्य शरीर में आसानी से पच जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर चेचक के विषाणु का नाम बेसिलस टाइफेसिस, विब्रियो कोलेरी, एंटीमेबिवा, हिस्टोलिटिका या वेरियोला वायरस। तो चेचक के विषाणु का नाम बताना है और ये है ऑप्शन डी वाला वेरियोला वायरस। और चेचक जो एक विषाणु जनित बीमारी होती है जो वेरियोला वायरस के कारण होती है। और चेचक के कारण शरीर में दाने उभर आते हैं, इन दानों में खुजली तथा दर्द भी होता है। और इस बीमारी के कारण रोगों को बुखार और कमजोरी का अनुभव भी होता है। और चेचक की बीमारी को जो है फिर टीकाकरण के द्वारा रोका जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है टांग की हड्डी जोड़ने में, सामान्य मूर्छा आने पर, पसली की हड्डी टूटने पर, ये रोगी के पानी में डूबने पर। तो शेफर विधि का जो प्रयोग किया जाता है ये रोगी के पानी में डूब जाने पर किया जाता है। और शेफर ये एक कृत्रिम सांस देने की विधि होती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को पेट के बल लिटाकर उसकी कमर पर दबाव डाला जाता है जिससे उसके फेफड़े सक्रिय अवस्था में आने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर समपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किन के द्वारा की गई है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट में। तो समपोषणीय विकास की संकल्पना और ये की गई है ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट में। नेक्स्ट अगर निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? कछुआ, डॉल्फिन, गंगेटिका, मगर या घड़ियाल को। और यह कहा गया है डॉल्फिन गंगेटिका को, जो केवल मीठे पानी में रह सकने वाली डॉल्फिन की एक प्रजाति है और इस समय जो है विलुप्ति की कगार पर है। इसलिए जो है जो सरकार जो है इसने इन्हें राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? वर्ष 1980, 90, 86 या 1988 में। तो वन संरक्षण जो अधिनियम है इसका जो हमारा संबंध है ये ऑप्शन एक में रहेगा वर्ष 1980 में। तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और इसके द्वारा वनों के क्षरण को रोका गया था और इसके अंतर्गत वनों के संवर्धन से संबंधित सभी कार्यों को परिभाषित और प्रोत्साहित किया गया था। तो ये सन आपने याद रखना है वर्ष 1980। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह से संबंधित गैस नहीं है? तो हरित गृह से संबंधित एक गैस इनमें से नहीं है मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? जैविक खाद, मृदा अपरदन रोकना, कीटनाशक रसायन या फिर फसल चक्र। तो मृदा संरक्षण की एक विधि यहाँ पर नहीं है और ये कौन सी है? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, ये जो कीटनाशक रसायन वाली है। और मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से माना गया है जो मृदा जो होती है मतलब मिट्टी उनको कटने से रोकती है और जिसमें ये वृक्ष लगाना, बांध बनाना, बाढ़ नियंत्रण, अधिक सिंचाई पर रोक, पट्टीदार सीढ़ीदार कृषि इनको अपनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अरहर की जो संकर किस्म कौन सी होती है? अरहर ICPH, UPS, ICPL। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी
तो ICPH8 ये है अरहर की किस्म। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, मध्य, राजस्थान या महाराष्ट्र को? तो सोयाबीन राज्य जो है इसके लिए जाना जाता है ये मध्य प्रदेश, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन और तेल की दोनों मात्रा होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? किचन गार्डनिंग, फ्लोटिंग गार्डनिंग, वेजिटेबल फॉरेस्टिंग या ट्रक गार्डनिंग? और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी है वेजिटेबल फॉरेस्टिंग। तो सब्जियों को उगाने की विधि है ये वेजिटेबल फॉरेस्टिंग। यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं वेजिटेबल क्या होती हैं? सब्जियाँ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। तो यहाँ पर औसत मूल्य जो कितना होता है, और ये रहेगा ऑप्शन सी वाला 2.66 ग्राम सेंटीमीटर की थी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है? वर्गाकार, समोच्च, एकांतर या षटभुजाकार? और ये मानी गई है ऑप्शन बी वाली समोच्च। नेक्स्ट है यहाँ पर सिलाई मशीन। तो ये जो सिलाई मशीन जो है ये कब भारी चलती है? शटल में धागा अटक जाने पर, प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर, बेल्ट बहुत ढीली होने पर या तेल की कमी तथा सफाई न होने पर? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी वाला तेल की कमी और सफाई न होने पर। तो समय समय पर जो उसमें स्नेह तथा तेल जो वो दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेटस? और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला है ऑस्टियोपोरोसिस। इसे साइलेंट रोग भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो लक्षण है वो अचानक ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा होता है? लिपोप्रोटीन, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या फिर हीम? तो ये जो हमारा रक्त जो होता है हीमोग्लोबिन, इसमें प्रोटीन नामक तत्व होता है और ये है ग्लोबिन नाम का। यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन जो है वास्तव में लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला और लोह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन होता है। और यह अस्थि मज्जा में विटामिन B6 की उपस्थिति में ग्लाइनिन नामक एमिनो एसिड से संयोग कर हीम नामक यौगिक बनाता है, जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन से संयोजित होकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? हर्बर्ट, डॉल्टन, मोंटेसरी या फ्रोबेल? ये सारे जो है शिक्षा मनोवैज्ञानिक है और जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन डी में रहेगा फ्रोबेल का। और इन्होंने किंडरगार्टन जो पद्धति है ये इसकी विकास किया था, इसकी देन है ये फ्रोबेल की। और जर्मन जैन के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे और इन्होंने शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया जिन्हें फ्रोबेल उपहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर योजना विधि आधारित होती है, करके सीखने, देखने, सुनने या इनमें से किसी पर भी नहीं। और इसमें जो हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा इनमें से किसी पर भी नहीं। तो योजना विधि जो इसके अंतर्गत बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने व विचारने का अवसर प्राप्त होता है, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। और इस विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक थे। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 15, 14, 12 या फिर 16? और इसमें रहेगा ऑप्शन एक हमारा तो 15 जो है इसमें होती है। और इस ताल को कथक नृत्य के साथ बजाया जाता है, साथ ही इसका प्रयोग तबला वादक स्वतंत्र वादन में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है? अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी में रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी से। और ये जो है बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। नेक्स्ट है यहाँ पर राग भैरव का गायन समय कौन सा है? रात्रि, सायंकाल, दोपहर या फिर प्रातःकाल? और इनका जो समय है ये प्रातःकाल का रहेगा।
नेक्स्ट है यहाँ पर सामान्य मुद्रा में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है। तो इसमें अनुपात जो बताना है और अनुपात रहेगा ऑप्शन बी वाला 15:1 जो इसका होता है। नेक्स्ट है विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहा जाता है। मृदा कणाकार, मृदा संरचना या फिर मृदा समुच्चयता। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी है, तो मृदा कणाकारी से कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य कौन सा होता है। एवरग्रीन, ऑल्टियस, सिटियस, फोर्टियस, फॉर एवर अफेयर, एवर ऑनवर्ड। तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य कौन सा होता है, और यहाँ पर एक ऑप्शन बी हमारा अल्टियस, सिटियस और फोर्टियस। और इस आदर्श वाक्य को ओलंपिक समिति के द्वारा वर्ष 1924 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार विजेता है। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता इसमें से कौन है। तारा सिंह, पुलेला गोपीचंद, प्रदीप खालको या विशेष भृंगुवंशी। इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट है यहाँ पर मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। 10, 8, 5 या 4 प्रकार के। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी 5 प्रकार के। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। चक्रासन, ताड़ासन, वज्रासन या फिर सुखासन। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी ये सुखासन। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है। मणिपुर, असम, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा ए मणिपुर में। और भारत का यह विश्वविद्यालय मुख्यतः खेल व शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और इस विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है 16 मार्च 2018 को किया गया था। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर जो स्टेट सीटेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।